हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 16 जुलाई और आज हम लोग 16 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो किस राज्य में जो भारतीय रेलवे है वो भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है यहाँ पर नाम जो है राज्य की संज्ञा, लेकिन ये यूटीज बन चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में जो रेल ब्रिज बन रहा है इसका नाम क्या है? तो इस रेल ब्रिज का क्या नाम है? अंजी ब्रिज। क्या नाम है? अंजी ब्रिज। ठीक है। और इसको बना कौन रहा है? तो बना कौन रहा है? जो है कोकड़ रेलवे प्लेटफॉर्म या कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन। इसको कौन बना रहा है? कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन। तो अंजी ब्रिज पर बन रहा है और कौन बना रहा? कौन? तो कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन। कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर। जो है रेल ब्रिज का नाम क्या है? अंजी ब्रिज। कौन बना कौन रहा है? तो कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन। और इसके अलावा किस जो है कहाँ पर बनना है? तो जो है कटरा बनिहाल रेलवे जो है रेलवे ट्रैक पर। कहाँ पर बनना है? कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक। कहां पर बनना है? कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर। अब बात आती है रेलवे की, तो हम लोगों ने अभी कल ही कवर किया था कि रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। तो रेलवे से बनने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले जो है कल या परसों के जो करंट में क्वेश्चन कवर किया गया कि जो है भारतीय रेलवे कब तक की पूरी तरह से ग्रीन रेलवे हो जाएगा, या फिर कहा जाए कि ग्रीन रेलवे कहने का सेंस कि कब तक अपने आप को पूरी तरह से वो विद्युतीकरण हो जाएगा। तो 2030 टारगेट कितना रखा गया है कि भारतीय रेलवे कब तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, विद्युतीकरण हो जाएगा भारतीय रेलवे का। तो कितना है? 2030 तक। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जैसे सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई। सबसे लंबी मालगाड़ी नाम क्या रहा इसका? तो शेषनाग। आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलें। इसका नाम क्या था? शेषनाग, सबसे लंबी मालगाड़ी का। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो भी भारत बना है। डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला कौन बना है? भारत बना है। इसके अलावा जो है पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और श्रमिक जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक? लिंगपल्ली से हटिया तक। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो लिंगपल्ली से हटिया। लिंगपल्ली से हटिया तक। इसके अलावा भारतीय रेलवे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है भारतीय रेलवे का? तो भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाया गया। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो भुवनेश्वर में। किस तकनीक पर ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कार्य करेगा? तो ये किस तकनीक पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कार्य करेगा? तो ये है पॉलीक्रीक तकनीक पर। किस तकनीक पर? पॉलीक्रीक तकनीक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन रहे? तो जॉन मथाई रहे। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 2030 सबसे लंबी मालगाड़ी, तो डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला भारत। और इसके अलावा कहा जाए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनना है? हुगली कर्नाटक। यानी कहा जाए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनना है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बनना है वो हुगली कर्नाटक। अभी तक क्या है? तो अभी तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन।
और जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन ये हुगली कर्नाटक वाला, इसकी लंबाई कितनी है? 1400 मीटर। इसलिए ये जब बन जाएगा तो ये जो है ये कहा जाए कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली कर्नाटक वाला हो जाएगा। इसकी जो है इस तरह से ये जो है भारतीय रेलवे के जो है जो भी भारतीय रेलवे से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन के साथ जो है 6 क्वेश्चन लिए और इसके साथ साथ इसकी एडिशनल जानकारी आप लोगों ने कवर करी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो मैं इधर इरेज कर दूं, आप सिर्फ अपने पास ये एक कॉपी बना करके 10 क्वेश्चन जो है वो डेली बाय जो है नोट कर लें। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एडीबी ने किसे, यहाँ पर इरेज कर लें। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यानी एशिया का विकासी जो बैंक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मनीला, हेडक्वार्टर मनीला और फिलीपींस की राजधानी मनीला। इसके अलावा बात करते हैं कि एडीबी का उपाध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो एडीबी का उपाध्यक्ष जो है वो अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा। और अशोक लवासा के नाम से आप लोग परिचित होंगे कि ये जो अशोक लवासा थे अभी तक की क्या थे? तो अभी तक की भारतीय चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे, यानी कहा जाए भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त थे, प्रमुख चुनाव आयुक्त। तो अब जब ये एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए तो इसका मतलब इन्हें अपने पद से, जो भारतीय निर्वाचन आयोग अभी तक की कहाँ किस पद पे थे? भारतीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव वगैरह कराए जाते हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में थे कौन? अशोक लवासा। अब इन्हें अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा, क्योंकि इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में। एडीबी की स्थापना जो हुई है वो 1966 में। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है कौन है? अध्यक्ष के पद पर कौन है? तो एडीबी की बात की जाए तो एडीबी की जो है स्थापना कब हुई? स्थापना तो 1966, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? तो एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मसासुगु असाकावा। तो मसासुगु असाकावा अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अशोक लवासा, जो है हेडक्वार्टर मनीला में, फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड स्थापना 1966। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इफ इट्स ब्लीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग, यानी इफ इट ब्लीड्स पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। अब आता है बुक से क्वेश्चन। तो अगर आप जो है डेली बेसिस पे जुड़े हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो है हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं, कुछ एक दो। तो यहाँ पर इफ इट्स ब्लीड्स पुस्तक के लेखक है स्टीफन किंग। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तकों में जैसे कि दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो दलाई लामा की आत्मकथा जो है वो तेंजिंग गे टेन्थोंग, यानी महत्वपूर्ण पुस्तक में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तेंजिंग गे टेन्थोंग। और इसके अलावा जो है बुक से जो है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट आपको ये बुक्स जो है दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो है बुकों में अंडर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो उर्जित पटेल।
किसने लिखी है? उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। सेविंग द ओवरड्राफ्ट सेविंग द ईयर, इंडियन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यानी आप कैसे बचा सकते हैं, या जो बैंकें हैं जो लोन प्रोवाइड करा देती हैं, तो इसके बारे में इसमें जो है चर्चा की गई है कि जो बैंकें कर्ज या दिवालिया जो है या जो भी पैसे लेके बैंक से भाग जाते हैं, उस पे बेस पुस्तक लिखी है कि बैंकें अपना पैसा कैसे वापस ले सकती है या बचा सकती हैं। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के नाम से पुस्तक लिखी है किसने? उर्जित पटेल ने। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में भारत की अगली राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में जो है राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। तो अफगानिस्तान में भारत की अगली राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? रुदेंद्र टंडन। कौन नियुक्त किए गए हैं? रुदेंद्र टंडन। रुदेंद्र टंडन। तो अफगानिस्तान की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुदेंद्र टंडन को। और इसके अलावा बात की जाती है, जैसे कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन कवर किया कि बांग्लादेश के अगले राजदूत कौन है? तो विक्रम दुरईस्वामी। तो अफगानिस्तान के अगले राजदूत रुदेंद्र टंडन। और इसके अलावा बात की जाती है बांग्लादेश की, ये मैं इधर इरेज कर दूं। इसके अलावा बांग्लादेश के कौन नियुक्त किए हैं? तो बांग्लादेश की जो है बांग्लादेश में अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? विक्रम दुरईस्वामी। कौन? विक्रम दुरईस्वामी। और इसके अलावा कहा जाए कि जो है तुर्कमेनिस्तान में अभी जल्दी में नियुक्त किए गए थे डॉक्टर विधु पी नायर। कहाँ के? तो तुर्कमेनिस्तान। विधु पी नायर कहाँ के? तो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान के विधु पी नायर जो है विक्रम दुरईस्वामी बांग्लादेश के राजदूत, और अफगानिस्तान की राजदूत जो है वो रुदेंद्र टंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा खेल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युवा खेल दिवस जो है ये कब मनाया गया? 15 जुलाई को। तो जो है विश्व युवा खेल दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई को। और ये जो 15 जुलाई को मनाया गया, ये किसने मनाया? तो यूनाइटेड नेशन। किसने मनाया? यूनाइटेड नेशन जो है हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा खेल दिवस के रूप में मनाता है। अब बात आती है दिवस की, दिन की, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। आप मेरे साथ साथ जो है रिवीजन करें। यानी 1 जुलाई को हम लोगों ने, यानी डेली बेसिस पे आपने जुलाई की करंट कवर की है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। 1 जुलाई को आपने 3 इंपॉर्टेंट डेज बनाए, कौन कौन से? तो 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस, आप मेरे साथ साथ बोलते जाएं, विश्व डॉक्टर दिवस। इसके अलावा विश्व डाक दिवस, और इसके अलावा नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, या फिर कहा जाए नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट डेज 1 जुलाई को मनाए गए। 2 जुलाई को हम लोगों ने क्या मनाया? तो जो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। इसके अलावा बात की जाती है तो 4 जुलाई आया। 4 जुलाई को इम्पोर्टेंट डेज जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव डेज मनाया। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम लोगों ने कब मनाया? 4 जुलाई को। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में 11 जुलाई को हम लोगों ने क्या मनाया? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और इसके अलावा 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई को क्या मनाया? तो 12 जुलाई को मलाला दिवस। 12 जुलाई को क्या मनाया? मलाला दिवस। और उसके बाद आती है बात 15 जुलाई की। तो 15 जुलाई को विश्व युवा खेल दिवस। 15 जुलाई को क्या मनाया? विश्व युवा खेल दिवस। इस तरह से ये जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं।
तो यानी ये हम लोगों ने 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 15 जुलाई जो कि इम्पोर्टेंट डेज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बात की जाती है कि जैसे ये डे है 15 जुलाई, विश्व युवा खेल दिवस। थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई स्किल फॉर अ रेजिडेंट यूथ, यानी थीम क्या रही विश्व युवा खेल दिवस की जो है स्किल फॉर अ रेजिडेंट डे। तो स्किल फॉर अ रेजिडेंट डे थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्री के जो है प्रमुख, तो मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो इसके अनुसार जो है मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? 6वें नंबर पर, 6वें नंबर पर रहे हैं मुकेश अंबानी। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार। यानी रैंकिंग आपसे अगर पूछा जाएगा अमीर व्यक्तियों की सूची में, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 6ठे नंबर पर, किसके अनुसार? तो बिलियनियर्स के अनुसार। इसके अलावा अगर हुरून लिस्ट के अनुसार पूछा जाए, हुरून रिच लिस्ट जो जारी की गई, तो हुरून रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को कितने नंबर पे दिखाया गया अमीर व्यक्तियों की सूची में? 5वें नंबर पर। यानी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो रैंकिंग अलग अलग, अगर जिसके अनुसार पूछा जाए उसके अनुसार वो नंबर होगा। हुरून रिच लिस्ट के अनुसार, हुरून रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी कितने नंबर पर? 5th नंबर के हैं। और इसके अलावा फोर्ब्स की जो आई रैंकिंग, तो फोर्ब्स के अनुसार जो है, फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी कितने नंबर के अमीर नंबर पे आते हैं? कितने नंबर पे? तो 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो 5वें नंबर पे है हुरून के अनुसार, फोर्ब्स के अनुसार 7वें नंबर पे और बिलियनियर्स के अनुसार 6ठे नंबर पर है अमीर व्यक्तियों की सूची में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंफ्रा बिजनेस, ये हम लोग इधर इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर बात आती है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो वेद प्रकाश, किसे सम्मानित किया गया है? तो वेद प्रकाश जो है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर में पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश द्विवेदी को दिया गया है। इसके अलावा जो है ये क्या है? तो ये रेल भूमि जो होती है, रेलवे की कंस्ट्रक्शन में जो भूमि होती है, तो उसमें विकास प्राधिकरण की वाइस जो है, वाइस चेयरमैन के पद पर है कौन? वेद प्रकाश दुदुजा। तो वेद प्रकाश दुदुजा जो है, इन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है पुरस्कार की, तो महत्वपूर्ण एक पुरस्कार मिला 2020 का रतन लाल को। और विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस, विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस 2020 का किसे मिला? तो रतन लाल को। विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस किसे मिला है 2020 का? रतन लाल को, रतन लाल। ठीक है, इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट जो है पुरस्कारों में से सचिन अवस्थी, अभी आपने करंट में कुछ दिन पहले कवर किया, तो सचिन अवस्थी जो है वो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड या मानवता के उसमें पुरस्कार किसको दिया गया? सचिन अवस्थी को। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया? सचिन अवस्थी। कुछ रिलेट करके आप जो है याद कर सकते हैं कि सचिन का नाम देख करके या कह दें बहुत मान्यता है उनमें। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सचिन अवस्थी को। इस तरह से कुछ रिलेट कर लें। तो नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो डिजिटल चौपाल तो किसने आयोजन किया है? नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड। अब नाबार्ड का नाम बहुत सुना होगा, तो नाबार्ड जो है यानी ग्रामीण जो किसान वगैरह होते हैं उनके लिए ये बैंक स्पेशली, तो रूरल एरिया के लिए। तो यहाँ पर बात की जाती है डिजिटल चौपाल का आयोजन जो है किसने किया है? नाबार्ड ने। और नाबार्ड की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं की जो प्रमुख हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर कर सके, बता सके अपनी योजनाओं के बारे में। तो ये जो नाबार्ड है, अब नाबार्ड का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, तो नेशनल, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट
यानी इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। स्थापना कब हुई, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई है 1982। ठीक है, इसके अलावा जो है नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके अलावा जो है इसमें हर्ष कुमार बनवाला जो है वो चेयरमैन है इसकी, एक तरह से नाबार्ड के। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, ये तो हुई बात नाबार्ड की। हर्ष कुमार बनवाला है चेयरमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 33,737 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये कौन सी कंपनी है, गूगल कंपनी है, जिसने 33,737 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 7.7% की हिस्सेदारी की है। किसने, गूगल ने। अब बात आती है गूगल की। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की जो गूगल है वो 7.7% जो है रिलायंस की जो है साझेदारी करने से ये दूसरा हिस्सेदारी करने के मामले में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी में दूसरे नंबर की कंपनी है गूगल। फर्स्ट नंबर की कंपनी कौन है, तो फर्स्ट नंबर की कंपनी जो है वो फेसबुक है। यानी कहा जाए फेसबुक के बाद सबसे ज्यादा साझेदारी रिलायंस के साथ कौन कर रहा है, तो वो गूगल। ये है 7.7% की हिस्सेदारी कर रहा है, जबकि फेसबुक ने 9.99% की जो है हिस्सेदारी कर रखी है। तो ये दूसरे नंबर का हो गया हिस्सेदारी में। इसके अलावा बात आती है गूगल की। तो गूगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट में हम लोगों ने कवर किया कि गूगल ने गूगल प्लस जो था ऐप, तो गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया है। तो गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया है। आपसे पूछा जाएगा कि गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया, तो गूगल करंट। इसके अलावा गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से। इसके अलावा बात की जाती है गूगल की। तो जो है अभी हम लोगों ने कवर किया कि जो गूगल है वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो निवेश करेगा भारत में। और जो डिजिटलाइजेशन है उसमें जो है भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, भागीदारी को बढ़ाने के लिए कितना निवेश करेगा, 5 से 7 सालों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना मानव वैक्सीन परीक्षण पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है। तो आप जान रहे हैं कि कोविड-19 और इसकी वैक्सीन बनाना, इसके लिए परीक्षण करना पूरी दुनिया में चैलेंज बना हुआ है। तो यहाँ पर कोरोना मानव पर इन्होंने परीक्षण कर लिया है। किसने, तो किस देश ने पूरा किया है, रूस ने। किसने, रूस ने। अब रूस ने मानव पर परीक्षण कर लिया है और इसके अलावा इस बार उसने अप्लाई किया अभी मानव पर किया है 15 से 20 जुलाई में। कहा जा रहा है कि वो मनुष्य जो जिन पर ये अप्लाई की गई है वैक्सीन वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से मानव पर परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है रूस, कोरोना वैक्सीन मानव। ठीक है, कोरोना मानव वैक्सीन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया जाएगा। तो मोहन बागान पुरस्कार 2020 जो है वो अशोक कुमार को प्रदान किया जाएगा। किसे, अशोक कुमार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि मोहन बागान पुरस्कार किसे दिया जाएगा, मोहन बागान पुरस्कार जो है वो अशोक कुमार को दिया जाएगा। इस तरह से आज आपने 11 क्वेश्चन बहुत अच्छे जो है 16 जुलाई के जो है कवर किए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को।